हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। आज से हम हिस्ट्री को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। क्या आप जानते हैं एक छोटी सी घटना कैसे पूरे देश का इतिहास बदल देती है? तो आज से हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कंसेप्ट के साथ हिस्ट्री पढ़ेंगे। यहाँ आपको बोरिंग लेक्चर नहीं, सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने को मिलेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का क्या इतिहास था, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी हेरोडोटस ने। ठीक है, वो इतिहास से संबंधित पुस्तक थी जो हेरोडोटस ने लिखी थी। आगे है अब प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे, इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य है वो नहीं मिला हमें प्रागैतिहासिक काल में कि ये किस प्रकार का क्या काल था। इसके बारे में हमें कोई भी लिखित रूप से कोई साक्ष्य नहीं मिला है। केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक साक्ष्य हो गए, ये देखो हमने फोटो भी लगा रखी है। ये पूर्व पाषाण काल के औजार है। ये यहाँ पर इस प्रकार की ये चीजें हमें ये मिली है, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ है। आगे अब इस काल को 3 भागों में विभाजित किया है। प्रागैतिहासिक काल है, इस काल को 3 जो भाग हैं इसके, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 3 भागों में इसे विभाजित किया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इसके ये 3 काल हो गए, 3 भाग हो गए। प्रागैतिहासिक काल के 3 भागों में इसे विभाजित किया है। आगे है अब आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में बता रहा है अब कि इस काल में क्या हुआ था, इसके बारे में अब बता रहा है। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था भाई? आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। अब आगे देखते हैं हम नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया था। कृषि का आविष्कार ये भी नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति भी नवपाषाण काल में ही सीखी थी। तो नवपाषाण काल में हो गई ये 3 चीजें। नवपाषाण काल में एक तो हुआ था पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, और मनुष्य ने घर बनाने की जो प्रवृत्ति है उसका आविष्कार, और वह भी प्रवृत्ति भी कब सीखी थी? नवपाषाण काल में सीखी थी। और पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। ये हो गया इससे। आगे है अब मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। यहाँ पर अब क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था, किसे अपना पालतू पशु बनाया था? तो किसको बनाया था? कुत्ते को। कुत्ते को अपना पालतू पशु है वो बनाया था मनुष्य ने सबसे पहले। आगे है अब पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। पूरा पाषाण काल में मानव की जो जीविका, जीवित रहने की जो मुख्य है, उसका जो आधार है, उसका क्या आधार था? शिकार था। शिकार करते हुए मतलब कोई भी, ये लगा लो आप, उस टाइम पर खाने के लिए कुछ उपलब्ध नहीं था। उस टाइम पर खाने के लिए कुछ भी आविष्कार है वो, मतलब यहाँ से भी कोई भी फसल उगाने की प्रवृत्ति है वो भी, उसका आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए जो मनुष्य है उसने अपनी जीविका का साधन है वो किसे अपनाया? आधार किसे अपनाया? शिकार को। शिकार करते थे वो शिकार करके उससे पेट भरते थे, वो खाते थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल में। अब आगे है पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। शिकार करके अपना पेट मतलब भरते थे वे, इससे जीविका का ये साधन था उनका। और इसी काल में पत्थर के औजार है वो सबसे पहले पाए गए थे। ये देखो इमेज में, जो पत्थर के जो है सबसे पहले ये औजार है ये पाए गए थे। अब आगे देखिए, आगे है अब ये एसएससी जीडी 2023 में भी ये पूछा गया है।
आगे है अब भीमबेटका पूरा पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है और उसका क्या नाम हो जाएगा, भीमबेटका। भीमबेटका है पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध मध्य स्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे है अब उच्च पूरा पाषाण काली हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। पूरा पाषाण काली में हड्डी की बनी एक मातृ देवी मतलब देवी की जो प्रतिमा है, एक मूर्ति पाई गई है, बेलन घाटी में पाई गई है, जो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। आगे है प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है। नवपाषाण काल में क्या मिला है भाई, यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन है वो पाए गए हैं। मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बने बर्तन है वो हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि भाई मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तांबा धातु का प्रयोग है वो मनुष्य ने सबसे पहले किया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था। मनुष्य के द्वारा प्रथम जो प्रयोग में लाया जाने वाला जो औजार था वो क्या था, कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल है वो कौन सी थी, जौ, जिसे यौ भी बोलते हैं, जो थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी क्वेश्चन बन गए भाई कि जो इतिहास के जनक है हेरोडोटस को कहा जाता है, हिस्टोरी का उनकी नामक ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी। प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हो जाएंगे, 3 काल हो जाएंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, और कृषि का आविष्कार भी कब हुआ था, नवपाषाण काल में। और मनुष्य ने घर बनाने की जो प्रवृत्ति सीखी थी वो भी नवपाषाण काल में ही सीखी थी। और सबसे पहले मनुष्य ने, मानव ने जो मतलब अपना एक पालतू पशु बनाया, किसे बनाया, कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। और भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और मातृ देवी की जो प्रतिमा है वो कहां पर मिली है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुई है। और नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता भी वो लगाया गया है। और मनुष्य ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, तांबा धातु कौन सी थी, तांबा की धातु का प्रयोग किया था। औजार में कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। और सबसे पहले बोई जाने वाली जो फसल थी वो कौन सी थी, जौ थी, जिसे यौ भी बोलते हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी 2023 में, एसएससी एमटीएस 2022 में, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ये 2023 में भी ये आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। आगे है अब प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर निर्मित किए जाने के कारण भारतीय भाषा में इन्हें आहत मुद्रा भी कहते हैं। क्या है भाई, प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, और इन्हें ठप्पा मारकर ये निर्मित किए जाने के कारण भारतीय भाषा में इन्हें क्या बोलते हैं, आहत मुद्रा भी कहते हैं। आगे है अब रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। रोमिला थापर है उनके अनुसार क्या माना गया है कि भी लोहे का जो प्रयोग है 800 ईसा पूर्व में ही आरंभ हो चुका था। आगे है अब प्रमुख वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रमुख वेद कौन कौन से हैं, तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का जो शाब्दिक अर्थ वो क्या हो जाएगा, ज्ञान। भारत के सबसे प्राचीन जो ग्रंथ क्या है, वेद है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। और वेदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वेदों की कुल संख्या वो 4 हो जाएगी। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हो जाएंगे हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे देखिए अब हम पढ़ते हैं वेदों के बारे में। वेदों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,600 ऋचाएं हो जाएंगे।
ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा लगभग 10,600 ऋचाएं वो हो जाएंगी। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हो जाएंगी। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख भी मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से वेद में नदियों का उल्लेख मिलता है, या फिर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख वो मिलता है, तो कितनी हो जाएंगी, 25 नदियों का उल्लेख है इसमें मिलता है। ऋग्वेद में एक बार गंगा नदी तथा 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया है। एक बार गंगा का नाम और 3 बार यमुना नदी का नाम वो लिया गया है ऋग्वेद में। आगे देखिए और क्या बताया गया है भाई इसके बारे में। गायत्री मंत्र जिसकी रचना किसने की थी, ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, उसका जो ऋग्वेद में वर्णन है वो कौन से मंडल में मिलता है, 3रे मंडल में मिलता है। आगे है ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में क्या हो जाएगा, गायत्री मंत्र जिसकी रचना किसने की थी, ऋषि विश्वामित्र ने की थी। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या मिलता है, राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच का युद्ध है वो उसका वर्णन मिलता है। इस युद्ध में राजा सुदास की है वो जीत हुई थी तथा यह युद्ध परुषणी नदी जो वर्तमान रावी नदी के नाम से जानी जाती है के तट पर लड़ा गया था। ये सभी बातें कहां पर मिली है हमें, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इन बातों का वो उल्लेख हमें मिलता है। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या मिलता है, देवता सोम का उल्लेख वो में मिलता है। आगे है अब यजुर्वेद। ये सभी मेन बातें हो गई। ऋग्वेद में 10 मंडल हो गए, 1028 सूक्त तथा 10,600 ऋचाएं हो गई, 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में एक बार गंगा नदी तथा 3 बार यमुना नदी का नाम है वो लिया गया है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, ऋग्वेद के 3रे मंडल में ये इसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध का वर्णन है वो किया गया है। और राजा सुदास की वो यहाँ पर जीत हुई थी, जो कहां पर लड़ा गया था, परुषणी नदी जिसे वर्तमान में रावी नदी भी आप बोल सकते हैं, इसके तट पर ये लड़ा गया था। और देवता सोम का जो उल्लेख है वो कौन से मंडल में मिलता है, 9वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। आगे है अब दूसरा कौन सा हो गया हमारा वेद, पहला तो हो गया ऋग्वेद, दूसरा है अब यजुर्वेद के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए यजुर्वेद, यह वेद है गद व पद दोनों में लिखा गया है, यह कर्मकांड प्रधान था। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं भाई, एक तो हो गया कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग यहाँ पर बताए गए हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। आगे अब हम पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, गान हो जाएगा। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा कुल 1875 ऋचाएं हैं। साम इस वेद के बारे में पढ़ते हैं भाई कि इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संगीत का जनक है वो किसे कहा जाता है, कौन से वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, गान हो गया, इसलिए इसे संगीत की जानकारी वो मिलती है और इसे भारतीय संगीत का जनक इसलिए ही इसे कहा जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा कुल कितनी ऋचाएं हो गई, 1875 ऋचाएं हैं। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अथर्ववेद के बारे में। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसे अर्धवागीर्ष वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख वो में देखने को मिलता है। अथर्ववेद है, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसे अथर्वागीर्ष वेद भी कहते हैं। इस वेद में क्या मिलता है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, ये हो गया भाई चिकित्सा, विवाह, लौकिक जीवन का उल्लेख वो में मिलता है। ये भी कहां पर पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2023 में ये पूछा गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद की पिपलाद एवं शौनक
क्या है, अर्थवेद की पिपलाद एवं शौनक, ये दो शाखाएं हैं, सर्वाधिक प्रचलित हैं। ठीक है, दो शाखाएं हो गई। एक इसमें क्या क्या बताया गया है भाई, विवाह, चिकित्सा, तंत्र, मंत्र, जादू टोना, इसका उल्लेख बताया गया है। इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं और बाद में ये सबसे लिखा गया है अर्थवेद। और पिपलाद एवं शौनक, ये इसकी दो शाखाएं हो गई। अर्थवेद में ये भी बताया गया है कि सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। अर्थवेद में क्या बताया गया है भी, कि प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, सभा एवं समिति। इन चीजों का उल्लेख है वो अथर्ववेद में हमें मिलता है। और इससे पहले हमने शाखाएं वो किसमें पढ़ी थी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद की 5 शाखाएं थी। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए अब वेदांग। अब वेदांग के बारे में पढ़ते हैं। वेदांग की कुल संख्या है 6। वेदांग की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। वेदांग की कुल संख्या हो गई 6। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ये 6 संख्या हो गई वेदांग की। आगे है ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें क्या बताया है कि भी प्रमुख वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बारे में ये बताया गया है। ऋग्वेद, प्रमुख वेद क्या है, ऋग्वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐत्रेय व कौशिकी संख्याएं। यजुर्वेद में शतपथ व तैत्तिरीय है। सामवेद में पंचवीस व षड्वीस है। अथर्ववेद में गोपथ है। तो ये हो गए ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। आगे देखिए, अब आगे पढ़ते हम पुराण। पुराणों के बारे में पढ़ते हैं। अब पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की जो कुल संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि पुराणों के रचयिता कौन थे, तो लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं, ये इसके रचयिता हो जाएंगे। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है वो मत्स्य पुराण हो जाएगा। आगे है वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से हो जाएगा। क्या है भाई इसमें, कि विष्णु पुराण का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, मौर्य वंश से हो जाएगा। और मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से हो जाएगा। और इसके अलावा वायु पुराण का संबंध है वो किससे हो जाएगा, गुप्त वंश से हो जाएगा। तो ये हो गई पुराणों की कुछ जानकारी। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, चाणक्य। चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। इसे विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक मूलतः राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी वर्णित है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किससे संबंधित हो जाएगी, राजनीतिक शास्त्र से संबंधित हो जाएगी। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है वो वर्णित है। इसमें मौर्यकाल का जो इतिहास है उसके बारे में वर्णन किया गया है। आगे है अब राजतरंगिणी पुस्तक। राजतरंगिणी पुस्तक है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, कर्ण हो जाएंगे। इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। यह एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हो जाएंगे, पाणिनि हो जाएंगी। और ये किससे ग्रंथ से रिलेटेड हो जाएगी, यह एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ हो जाएगा। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी हो जाएगी, मनु स्मृति है। और इसके लेखक है मनु। आगे है अब कथा श्रृंगार रचनाकार, इसके हो जाएंगे सोमदेव। साहित्यिक कृति मूल्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कथा श्रृंगार जो है रचनाकार इसके सोमदेव हो जाएंगे। और साहित्यिक कृति मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में ये लिखी गई थी। ये भी एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया है। आगे है अब तमिल भाषा में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम हो जाएगा रतन जड़ित पायल। 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में इलंगो आदिकाल द्वारा ये लिखा गया था। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
अब देखिए हमने क्या पढ़ा इसमें, पुराणों की जो कुल संख्या वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हो जाएंगे। और पुराणों में सबसे जो प्राचीन पुराण है एवं प्रमाणिक पुराण वो कौन सा हो जाएगा, मत्स्य पुराण हो जाएगा। और वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। जो वर्तमान में जो उपलब्ध हुए हैं पुराण वो किस काल के आसपास के हैं, गुप्त काल के आसपास के हो जाएंगे। विष्णु पुराण का संबंध हो जाएगा मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध हो जाएगा सातवाहन वंश से, तथा वायु पुराण का संबंध किससे हो जाएगा, गुप्त वंश से हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य में अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक मूलतः राजनीति शास्त्र से संबंधित हो जाएगी। और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, कर्ण हो जाएंगे। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, पाणिनि हो जाएंगे। और सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति, इसके लेखक है मनु। कथा श्रेष्ठकार जिसका रचनाकार कौन है, सोमदेव हो जाएंगे। और तमिल भाषा में सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा हो जाएगा, शिल्पाधिकारम। रत्न जड़ित पायल ये 5वीं-6वीं शताब्दी में इलंगो आदिकाल द्वारा ये लिखा गया था। तो ये हो जाएंगे भाई इसमें इंपॉर्टेंट कुछ। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जो हमें हमारे इतिहास की शुरुआत समझाती है। तो हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस सभ्यता के बारे में ये भी बात है कि भाई इसकी सुनियोजित नगर व्यवस्था है और विकास जो सबसे इसकी खास बात रहने वाली है, जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस सभ्यता में क्या बताया गया है कि भाई हजारों साल पहले लोग कितने एडवांस थे, ठीक है, कितने मतलब सुनियोजित तरीके से वो अपना ये सब चला रहे थे, इस व्यवस्था का उन्होंने विकास किया। रेडियो कार्बन 14वीं शताब्दी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। जो रेडियो कार्बन है 14वीं शताब्दी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता, इसका या फिर बोल देते हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो कितना माना गया है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका काल ये निर्धारित किया गया है। आगे अब हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांस्य या कांस्य बनाने की विधि आती थी। क्या है भाई इसमें कि हड़प्पा टीले का जो सर्वप्रथम उल्लेख है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा ये किया गया था। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा या कांस्य बनाने की विधि आती थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और ये भी एसएससी सीपीओ 2019 में ये पूछा गया है। आगे अब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब की थी, 1921 ईस्वी में की थी। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी जो खोज है वो की थी। आगे अब सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। क्या थे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी हैं वो द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे, ये हो जाएगी इसमें। आगे अब सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता है कौन कैसी सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता थी। नगरों का इसमें विकास किया गया है, नगर है, नगरीय तरीके से इसे बसाया गया है, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है किसे माना जाता है, लोथल को माना जाता है। ये भी एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। आगे है अब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक या बोल सकते हैं चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, चित्रात्मक या भावात्मक भी बोल सकते हैं। यह लिपि कैसे लिखी जाती थी, दाएं से ये बाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था। ग्रिड पद्धति है वो अपनाई गई थी नगर तथा घरों को बसाने के लिए, इन्हें बनाने के लिए।
आगे है अब सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए ये शहद का प्रयोग करते थे। सेंधवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाट का प्रयोग करते थे। लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल से क्या मिला है भाई? घोड़े की लघु छोटी मण मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। लोथल क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा। आगे अब जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आगे अब आगे देखिए, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहां पर हो जाएगी? राजस्थान में हो जाएगी कालीबंगा। ठीक है, तो ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य। और इसके अलावा और क्या प्राप्त हुए हैं यहाँ पर? जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और लोथल हो जाएगा गुजरात में। आगे अब 1948 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोथल शहर में जल निकासी की व्यवस्था हेतु नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। 1948 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने यह उल्लेख किया कि यह प्रमाणित किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोथल शहर में जल निकासी की जो व्यवस्था है वो कैसे की गई थी? नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था ताकि पानी इधर उधर न हो, कुछ गंदगी न फैले। और इसके अलावा एक बात और सामने आई है कि भाई हड़प्पा सभ्यता वहां पर लोग है ना नालियों को पक्की ईंटों से बनाते थे और ऊपर से ढक देते थे ताकि उनकी स्मेल इधर उधर कुछ ये मतलब आप मलेरिया ना फैले, डेंगू ना फैले, वो वहां पर मच्छर है गंदगी वो ज्यादा न फैले, इसलिए नालियों को पक्की ईंटों से उन्हें बनाते थे और ऊपर से ढक देते थे। तो क्या भाई उल्लेख उन्होंने किया कि अर्नेस्ट मैके ने कि हड़प्पा सभ्यता के लोथल शहर में जल निकासी की व्यवस्था हेतु नालियों को पक्की ईंटों से ये बनाया गया है। ये भी एसएससी सिलेक्शन रिपोर्ट्स में 2023 में पूछा गया है। आगे अब आगे ये क्या दिया गया है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। स्थल हमने दो तो पढ़ लिए, एक तो हो गया लोथल। लोथल कहां पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा और भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। और इसके अलावा एक क्या पढ़ा हमने? कालीबंगा राजस्थान में। तो अब देखिए और भी हैं। तो यहाँ पर है प्रमुख स्थल हड़प्पा, ये कहां पर हो जाएगी? पाकिस्तान में हो जाएगी। नदी का नाम है रावी नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे, चहुंदड़ो पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी के किनारे, लोथल गुजरात भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ पंजाब सतलुज आलमगीरपुर मेरठ हिडन के किनारे, रंगपुर गुजरात भादर नदी के किनारे, धोलावीरा गुजरात यहाँ पर कोई नदी नहीं है। आगे है अब बनावली, ये हरियाणा में कहाँ हो जाएगा? फतेहाबाद जिले में हो जाएगा बनावली। और इसकी क्या विशेषता है भाई? यहाँ पर मिट्टी के हल की प्रकृति है वो सबसे ज्यादा पाई गई है क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है ये। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को यहाँ पर दर्शाता है ये बनावली फतेहाबाद जिले में हो जाएगा। और यहाँ पर नए नगर योजना के लिए घर और सड़कें सुनियोजित की गई है, तो ये हो जाएगा। और गेहूं और सरसों के साक्ष्य यहाँ पर सबसे ज्यादा मिले हैं बनावली फतेहाबाद में। आगे है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये भी हरियाणा के हिसार जिले में हो जाएगी और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा स्थल है वो माना गया है राखीगढ़ी, हिसार में हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक बात हो रहा है भाई कि ये सबसे ज्यादा मतलब 350 प्लस हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। बनावली और राखीगढ़ी दोनों ही ये हरियाणा में स्थित हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल ये माने जाते हैं, बनावली फतेहाबाद, राखीगढ़ी हिसार जिले में ये हो जाएंगे। आगे है अब सुक्ता गिडोर, ये हो जाएगा पाकिस्तान दाशक नदी। आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल सूरकोटदा गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन जो स्थल सूरकोटदा है वो कहां पर स्थित हो जाएगा? गुजरात में स्थित हो जाएगा। ये भी एसएससी 2019 में ये पूछा गया है। और भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, क्या शाब्दिक अर्थ है?
तो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था, जो भारत का सबसे प्राचीन नगर हो जाएगा। आगे अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये सबसे बड़ी इमारत मानी गई है अन्नागर, और इसकी लंबाई है लगभग कितनी बताई गई है भाई, इसकी लंबाई बताई गई है 45.71 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई भी है 15.23 मीटर, ये इसकी हो जाएगी। तो इसकी जो बनावट और संरचना है उसके आधार पर ये क्या है कि एक विशाल ऊंचे चबूतरे की तरह ये बनाया गया था अन्नागर। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत हो जाएगी अन्नागर। आगे है अभी मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है, कांस्य की मूर्ति है जो नर्तकी के रूप में मिली है, हमें प्राप्त हुई है, जो एक मतलब नृत्य कर रही हुई महिला के रूप में है कांस्य की मूर्ति, वो भी प्राप्त हुई है। आगे अब हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित हो जाएगा। हमने पीछे ही पढ़ा है कि भाई मोहनजोदड़ो कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंध प्रांत में ये स्थित हो जाएगा, ये भी एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे अब सिंध हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु नदी के ये किनारे हो जाएगा, सिंधु नदी इसके पास हो जाएगी, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित हो जाएगा, और इसलिए इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ वो क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से एक अद्भुत निर्माण विशाल स्नानगार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर और क्या प्राप्त हुआ भाई, विशाल स्नानगार के साक्ष्य भी वो प्राप्त हुए हैं। एक विशाल रूप में बड़ा स्नानगार खुदाई के दौरान वो मिला है, चारों तरफ है स्नानगार के सीढ़ियां लगी हुई थी, सीढ़ियों पे बैठ के आराम से स्नान कर सके, विशाल स्नानगार के साक्ष्य भी वो प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम स्थल दैमाबाद, ये कहा हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, से रथ की मूर्ति है वो प्रतिमा प्राप्त हुई है। एक तो मूर्ति नर्तकी मिली है कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, और ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम स्थल दैमाबाद, जो हो जाएगा हड़प्पा महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर रथ की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, तथा ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इनकी जो मुख्य फसल है वो कौन सी हो जाएगी, गेहूं और जौ, तथा ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग है वो करते थे। आगे अब अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ हो जाएगा काली चूड़ियां। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा का अर्थ क्या हो जाएगा, काली चूड़ियां हो जाएगा। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ हो जाएगा, लोथल गुजरात में हो जाएगा। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड, ये लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ हो जाएगा काली चूड़ियां, और मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो लोथल तथा चहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। हड़प्पा कालीन मोहरे सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी। क्या मिला है भाई, यहाँ पर हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र है वो मिलता है। हड़प्पा कालीन मोहरे हैं, सेल खड़ी पत्थर की वो बनी हुई थी, और इन्हीं साक्ष्य के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है पर एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे। तो ये जो सभ्यता है वो एक सुनियोजित तरीके से बहुत ही अच्छी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में लोगों ने सुनियोजित तरीके से नगर को ये बसाया गया था। सबसे बड़ी इमारत स्नान एक अन्नागार, और यहाँ पर स्नानगार ये प्राप्त हुआ, विशाल स्नानगार के साक्ष्य हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से। और मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त सबसे बड़ी जो इमारत है वो अन्नागार के रूप में ये प्राप्त हुई है। वो कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है, मातृ देवी की ये पूजा करते थे, गेहूं और जौ तथा ये सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो ये हो जाएगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट। और
कालीबंगा का क्या अर्थ हो जाएगा? काली चूड़िया हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ हो जाएगा? मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता था। और इसके अलावा घोड़े की लघु मण मूर्ति है वो लोथल से प्राप्त हुई है, लोथल गुजरात से। और जूते हुए खेत के साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की ये खोज की थी। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कुछ लाइनें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के ये किनारे हो जाएगा। तो सिंध प्रांत और सिंध का बाग के नाम से भी इसे जाना जाता था। और चौंदड़ो पाकिस्तान में हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान में, ये इंपोर्टेंट है, लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में, बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों हो जाएंगी हरियाणा। बनावली फतेहाबाद, राखीगढ़ी हिसार जिले की सभ्यता ये सबसे विशाल हो जाएंगी। मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलना आदि विधियों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के इनके क्या साधन थे भाई? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, उन्हें खिलाना और पासा खेलना आदि सभी गतिविधियों को प्रयोग करके ये मनोरंजन के साधन है वो उत्पन्न करते थे और इन्हीं से अपना मनोरंजन करते थे। आगे यहाँ पे इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। इन्हें तलवार ये भालापास इनका कोई ज्ञान नहीं था इन्हें। तो ये आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में जो पकी हुई मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं थे? टेराकोटा ये कहा जाता था। आगे अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग के डिजाइन करते थे। सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग हैं वे लाल रंग की मिट्टी से बर्तन बनाने का वे कार्य करते थे और उस पर काले रंग से डिजाइन करते थे। अब हमारे कुम्हार जो करते हैं कई बार लाल मिट्टी का प्रयोग करते हैं, मटका बनाते हैं और उन पर व्हाइट कलर से कर देते हैं, ब्लैक से भी कर देते हैं, उन पे कुछ कुछ डिजाइन बनाते हैं। तो इसी प्रकार से ये लाल मिट्टी से सभी तरह के ये बर्तन पाए गए हैं ना मिट्टी से बने हुए सिंधु घाटी सभ्यता में। तो उन पर लाल मिट्टी से ये बर्तन बने हुए थे और काले रंग से उन पर डिजाइन, उन पर निकासी है वो की गई थी। ये हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण है बाढ़ को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो विनाश का कारण है ये सभ्यता कैसे खत्म हुई, इसका अंत कैसे हुआ, तो इसके विनाश का कारण है वो बाढ़ को माना जाता था। नहीं तो सबसे सुनियोजित तरीके से बसाया गया एक नगर था पूरा, जो सबसे बड़ी ये संख्या में ये फैला हुआ था। तो बाढ़ को इसका कारण माना जाता है जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का वो विनाश हो गया, ये सभ्यता खत्म हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में खिलाना, लड़ाना, पासा खेलना ये इनके मनोरंजन के साधन हो जाएंगे। और यहाँ पर आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। तलवार का इन्हें कोई ज्ञान नहीं था और लाल मिट्टी से ये बर्तन बनाते थे और उन पर काले रंग के डिजाइन करते थे। ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता में क्या बताया गया है भाई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया है अच्छे से। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्या दिया गया है भाई? वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कितना हो जाएगा? 1500 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व तक ये हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक हो जाएगा और उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक ये हो जाएगा। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल, प्रारंभ में वैदिक काल में सबसे जो धनवान व्यक्ति है उसको गोमत कहा जाता था या गोमत के रूप में जाना जाता था। ये भी एसएससी सीजीएल 2023-24 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। मैक्स मुलर ने बताया आर्य मूल रूप से मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी थे। मैक्स मुलर ने क्या बताया है भाई कि आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया बैक्टीरिया के ये निवासी थे और आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी हो जाएंगे और इन्होंने इस सभ्यता को निर्मित किया था, वैदिक सभ्यता को।
इन्हीं के द्वारा ये निर्मित हो जाएगी वैदिक सभ्यता। आर्य सभ्यता का अर्थ क्या हो गया? श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का अर्थ है वो श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की जो प्रमुख रूप से मुख्य जो भाषा थी वो कौन सी हो जाएगी? संस्कृत भाषा हो जाएगी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में विभाजित किया गया था। प्रशासन की जो इकाई है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया था। पहला है कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र 5 भागों में विभाजित किया गया था प्रशासन की इकाई को। आर्यों की मुख्य जो प्रमुख होती है सामाजिक इकाई वो कौन सी थी? जन थी। यहाँ पर प्रशासन की इकाई को 5 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन आर्यों की जो मुख्य रूप से जो प्रमुख जो मेन जो सामाजिक इकाई थी वो कौन सी थी? जन थी। ये 4th नंबर पर जन थी। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे अब ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। ग्राम के जो मुखिया होते थे उनको ग्रामणी कहते थे। विश का प्रधान विशपति कहलाता था तथा जन के प्रधान को राजा या जनपति कहते थे। ये इकाइयों के बारे में भी बता रहा है भाई कि विश का जो प्रधान है वो विशपति कहलाता था तथा जन के प्रधान को राजा या जनपति कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। सभा एवं समिति, सभा जब राजा बैठता है तो सभा जैसे हमारे गांव में पंचायत होती है, किसी तरीके से सभा एवं समिति इसका मतलब एक तरीके से वो किया जाता था कि भाई आज सभा है, समिति है और यहाँ पर राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी जिसमें स्त्रियां भी हैं वो खुलकर भाग ले सकती थी। उस काल में ये था कि भाई स्त्रियों को ज्यादा वो मतलब देवी के रूप में माना जाता था, तो स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। आगे अब पुत्री को दुहिता कहा जाता था तथा गाय को अगन्या माना जाता था। पुत्री को क्या बोलते थे? दुहिता तथा गाय को अगन्या माना जाता था। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर कितने वर्णों में बांटा गया था? 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था और उसे कुल या गृहपति कहते थे। आर्यों को जो समाज है वो पितृसत्तात्मक, पितरों का ये सत्तात्मक ये होता था, पितृसत्तात्मक होता था तथा समाज की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी होती थी? परिवार या कुल। एक कुल में रहना, एक परिवार में रहना, ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी और जिसका जो मुखिया है वो कौन होता था? पिता होता था। अब हमारे नॉर्मल हमारे घर में जो मतलब मुखिया होता है वो सबसे बड़ा होता है, पिता लगा लो, कोई दादा दादी ये लगा लो, तो मतलब घर की देखभाल करे, घर का पूरा मतलब ख्याल रखे। एक मुखिया के रूप में गांव का जैसे मुखिया होता है वो होता है सरपंच होता है, इसी प्रकार से घर में भी मुखिया पिता होता था और उसे क्या कहते थे? कुल्प या गृहपति कहते थे। कुल्प या गृहपति कहते थे जो होता था मुखिया, कुल्प या गृहपति कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। स्त्रियों को इस काल में एक देवी के रूप में माना जाता था, उन्हें उनका सम्मान किया जाता था, अर्धांगिनी के रूप में उन्हें दर्शाया गया है। तो स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का कोई भी प्रचलन नहीं था। किसमें नहीं था? ऋग्वैदिक काल में नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको अमाजू कहा जाता था। तो इसमें स्त्रियों को बहुत बड़ा मतलब सम्मान दिया गया है कि भाई बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि वर्तमान में तो है।
और विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी और स्त्री इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। ठीक है, आगे अब आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उस टाइम पर पेय पदार्थ है वो क्या होता था, सोमरस था और यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो कितनी मानी जाती है, 108 मानी जाती है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। इन 7 नदियों में से एक झेलम नदी, जिसका प्राचीन नाम वितस्ता है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में ये रहते थे और जिसका अर्थ क्या है, 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। और इन 7 नदियों में से एक नदी कौन सी हो जाएगी, झेलम नदी है और जिसका प्राचीन जो नाम है वो क्या हो जाएगा, वितस्ता हो जाएगा। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो किसे बताया गया है, पशुपालन और कृषि को, और तंबाकू का ज्ञान है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनका मुख्य पेय पदार्थ है वो सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। और उपनिषदों की कुल संख्या वो कितनी हो जाएगी, 108 मानी जाती है। तो ये हो जाएंगे इसमें। पुत्री को दुहिता कहा जाता था, गाय को अगन्या माना जाता था और जीवन भर जो अविवाहित रहने वाली महिला है उसको अमाजु कहा जाता था। आर्यों की प्रमुख जो सामाजिक इकाई है वो कौन सी थी, जन थी। और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे और विष का प्रधान विषपति और जन के प्रधान को राजा या जनपति कहते थे। और सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। स्त्रियां खुले तरीके से पूरे मतलब इसके अंदर भाग ले सकती थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आर्यों का समाज है वो पितृ सत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया क्या कौन था, पिता होता था, जिसे कुल पिया गृहपति कहते थे। आगे है अब आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। इनका जो मुख्य साधन है वो कौन सा हो जाएगा, मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। और आर्यों का जो प्रिय पशु है वो कौन हो जाएगा, घोड़ा, और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के वस्त्र ऊन, सूत तथा चर्म से निर्मित थे। ऐस शब्द का वैदिक काल में प्रयोग हुआ है। इस काल के लोग लौह धातु से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे, तंबाकू से भी परिचित नहीं थे, लौह धातु से भी परिचित नहीं थे। गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। वेदों में गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड तथा उन्हें देश से निकालने का भी प्रावधान था। ये सबसे अच्छी वो थी भाई ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई सबसे जो मतलब गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड तथा उन्हें देश से निकालने का भी प्रावधान था। और गविष्टि मतलब इसमें गाय की महत्ता बताने के लिए, उसकी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, वैदिक काल में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वैदिक काल में देख लीजिए, वैदिक काल में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है वो प्रचलित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। आगे अब देखिए उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन एवं व्यापार जैसे कार्य करता था। कौन से कार्य करता था भाई, कृषि, पशुपालन एवं व्यापार। ये उत्तर वैदिक काल के बारे में बता रहा है। पहले हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल के बारे में, ठीक है, जो पशुपालन और कृषि पर आधारित थे। तो अब है ये उत्तर वैदिक काल में कृषि, पशुपालन एवं व्यापार जैसे कार्य करता था। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। आगे अब उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ को अधिक महत्व दिया गया है। यज्ञ को अधिक महत्व दिया गया है, धर्म प्रस्थान को यहाँ पर अधिक महत्व दिया गया है उत्तर वैदिक काल में। फलस्वरूप ब्राह्मणों की शक्ति तथा कार्य क्षेत्र में अपार रूप से वृद्धि दर्ज की गई है। यज्ञ क्षेत्र में अधिक महत्व दिए जाने के कारण ही ब्राह्मणों की शक्ति तथा कार्य क्षेत्र में मतलब बहुत सारी ये ब्राह्मण बने, यहाँ पर अधिक शक्ति और कार्य क्षेत्र में इनकी अपार वृद्धि है वो दर्ज की गई है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की स्थापना की गई।
उत्तर वैदिक काल में गोत्र क्या होंगे, गोत्र जो होते हैं उनकी व्यवस्था की स्थापना की गई थी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। ऋग्वैदिक काल में क्या था भाई कि प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता हैं वे सबसे प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में मुख्य उद्योग क्या था, वस्त्र निर्माण था। उत्तर वैदिक काल में मुख्य उद्योग वस्त्र निर्माण था। उत्तर वैदिक काल में महाकाव्यों की संख्या 2 थी, एक था महाभारत और दूसरा था रामायण। उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य थे, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता। आगे अब उत्तर वैदिक काल में पशुपालन के स्थान पर कृषि प्रथम व्यवसाय बन गया था। पशुपालन के स्थान पर क्या बन गया था, कृषि प्रथम व्यवसाय बन गया था, जबकि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन सबसे ये परम माना गया है, लेकिन यहाँ पर कृषि प्रथम व्यवसाय बन गया था, उस टाइम पर पशुपालन व्यवसाय था। उत्तर वैदिक काल में आर्य हाथी, बाघ, नमक, चावल और मछली से परिचित हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में जो आर्य हैं वे हाथी से, बाघ से, नमक से, चावल से और मछली से परिचित हो गए थे, उनका ज्ञान उन्हें हो गया था अच्छी तरह से। प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदियां, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं। परुषणी नदी, ये नदी का नाम है परुषणी नदी, आधुनिक नाम अब है रावी नदी। सदुद्री नदी सतलुज, वितस्ता झेलम नदी, अशिकनी चेनाब या चेनाब नदी, विपाशा का आधुनिक नाम क्या था, व्यवसाय गोमती गोमल। तो ये हो जाएंगे इनके नदियों के नाम। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, प्रमुख दर्शन योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, चार्क दर्शन चाणक्य, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, सबसे प्राचीन दर्शन हो जाएगा। 5 पे है पूर्ण मीमांसा जैमिनी, ये भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में 2023 में पूछा गया है। उत्तरण मीमांसा बादरायण, वैश्विक दर्शन उलुक कणाद। तो ये हो जाएंगे प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो भाई हमने उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बारे में ये अच्छे से पढ़ लिया है। अब आगे देखिए